हेलो ट्रेडर्स। मैं आपका दोस्त निखिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट फॉर लाइफ पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ग्रैन्युल्स इंडिया का कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। बिकॉज जिस लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल से और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को स्टॉक में काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है और जो वॉल्यूम्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़े। तो काफी लोग मुझे स्टॉक के बारे में यहाँ पर पूछ रहे थे कि क्या हम लोग इस प्राइस पर बाय कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस तो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे चुकी है और हो सकता है ये कंपनी आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो इसीलिए इस कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज काफी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी जो ग्रोथ करती है उसका फायदा लॉन्ग टर्म निवेशकों को ही होता है। बिकॉज ट्रेडर्स जो होते हैं वो स्विंग ट्रेड का फायदा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं, पर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए भी ये कंपनी काफी अच्छी है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और उसके साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज अगर हम लोग किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और अगर हम लोगों को उस कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो हम लोग उसमें ब्लाइंडली निवेश नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस कंपनी का जो कंप्लीट बिजनेस मॉडल है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख सकते हो ताकि आप लोगों को ग्रैन्युल्स इंडिया के बारे में कंप्लीट चीजें पता चल जाएगी और उसके साथ साथ कंपनी ने जो पिछले 10 साल में रिटर्न्स दिए वो भी हम लोग देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ से स्टॉक में क्या ग्रोथ हो सकती है। बिकॉज कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें मुझे काफी स्कोप यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ग्रैन्युल्स इंडिया का कंप्लीट एनालिसिस के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मार्केट फॉर लाइफ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अंत तक देखने के बाद पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम लोग यहाँ पर ग्रैन्युल्स इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर देखते हैं तो कंपनी जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम लोगों को पता है तो अगर कोई भी नई बीमारी आती है या कोई भी नई दवा बनानी हो तो उसमें सबसे पहले जो लगता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें कंपनी काफी बड़ा काम करती है और इस कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो काफी एडवांस्ड है और कंपनी ने काफी ज्यादा एपीआईज खुद से क्रिएट किए हैं और फिनिश डोसेज में भी कंपनी के जो रिसर्च है वो काफी ज्यादा है और कंपनी के जो पीएफआईज है वो कंपनी काफी सारे कंपनीज को बेचती है। बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा रिसर्च लगता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्रैन्युल्स इंडिया काफी ज्यादा काम करती है। और हम लोगों को पता है कोरोना क्राइसिस के बाद जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो रेट से ग्रो हो रही है वो काफी हाई रेट से ग्रो हो रही है। बिकॉज सब लोगों को पता चल गया है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज अगर इस तरीके का क्राइसिस कभी भी आता है तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मेडिकल फील्ड से ही होती है और अभी तक दुनिया में जो सबसे ज्यादा एपीआई एक्सपोर्ट होते थे वो चाइना से होते थे। पर कोरोना क्राइसिस के बाद सारे कंट्री चाइना को ऑप्शन ढूंढ रही है और एपीआई एक्सपोर्ट में चाइना के बाद जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है इंडिया। तो हो सकता है आने वाले 2-4 साल में चाइना को भी इंडिया की एपीआई इंडस्ट्री पीछे छोड़ दे और इंडिया की जो एपीआई एक्सपोर्ट्स हो गए वो चाइना से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो ग्रैन्युल्स इंडिया को होने वाला है। बिकॉज कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो एपीआई से आता है। तो कंपनी के जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसके कंपनी के पास पेटेंट्स भी है, तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर हम लोग इस तरीके के कंपनीज में निवेश करते हैं तो हम लोगों को लॉन्ग टर्म में काफी फायदा हो सकता है। बिकॉज जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है तो ये प्रोडक्ट्स बनाना इतनी आसान बात नहीं होती है। बिकॉज अगर हम लोग एफएमसीजी जैसे प्रोडक्ट देखते हैं तो कोई भी कंपनी बना सकती है और उसके लिए ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं लगता है। पर जो चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा कर बनाई जाती है उसमें काफी ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्च होता है और उसके लिए जो टैलेंट लगता है तो वो काफी कम कंपनीज एंड रिसर्च सेंटर के पास होते हैं। तो ये एडवांटेज हम लोगों को फार्मास्यूटिकल सेक्टर के कंपनीज में देखने को मिलता है। बिकॉज ये जो कंपनीज होती है ये कुछ प्रोडक्ट में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और उसका इनके पास होता है पेटेंट, तो कोई और कंपनी इसमें काम नहीं कर सकती है। तो इसका फायदा ग्रैन्युल्स इंडिया को काफी ज्यादा समय से हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैन्युल्स इंडिया जो है वो मोर देन 75 कंट्रीज को यहाँ पर सर्व कर रहा है। मतलब इनके जो एपीआईज है वो मोर देन 75 कंट्रीज में यूज हो रहे हैं। तो वर्ल्ड की जो मेजर कंट्रीज है वो हर कंट्री ग्रैन्युल्स इंडिया के प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज कर रही है। तो इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छा है, वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पर ग्रैन्युल्स इंडिया का जो एपीआईज का पोर्टफोलियो वो देखते हैं तो इसमें हम लोगों को पता चलता है कंपनी जो है वो कैंसर के लिए जो एपीआईज लगती है उसमें सबसे ज्यादा काम करती है और उनके पास इसके पेटेंट्स है। तो ये जो एपीआईज है वो दूसरी कोई और कंपनी ज्यादा नहीं बना सकती है और बनाना भी है तो इसके लिए कंपनी को ग्रैन्युल्स इंडिया की परमिशन लगती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो काफी सारे जो कैंसर्स होते हैं उसमें ग्रैन्युल्स इंडिया के एपीआईज कहीं ना कहीं यूज हुए रहते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो कैंसर्स होते हैं जैसे ब्रेन कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी कैंसर, तो इस तरीके के कैंसर्स की जो दवा होती है तो इसमें ग्रैन्युल्स इंडिया के एपीआईज यूज हुए रहते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स है ये कंपनी के लिए काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ सिर्फ एपीआईज का पोर्टफोलियो, उसके साथ साथ कंपनी के जो पीएफआईज है और फिनिश डोसेज है उसका भी पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें भी कंपनी के काफी सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और उसमें भी कंपनी के काफी सारे प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ग्रैन्युल्स इंडिया के टोटल दुनिया में 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जहाँ से इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और जो कि दुनिया के मोर देन 75 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं
तो ग्रैन्यूल्स इंडिया जो है वो 1984 में फॉर्म हुई थी और तब से अभी तक अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी ने काफी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण कंपनी के पास अभी काफी बड़ा पोर्टफोलियो बन चुका है। तो कंपनी का आने वाले समय में प्लान है कंपनी 1000 करोड़ के आसपास कैपिटल इस बिजनेस में इन्फ्यूज करने वाली है ताकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होंगे और भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे और कंपनी काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पर करेगी। तो कंपनी जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा करेगी तो उसका सबसे ज्यादा फायदा निवेशकों को ही होने वाला है, बिकॉज अगर कंपनी कोई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसका सेल सबसे ज्यादा होने वाला है और उसका फायदा ऑटोमेटिकली उसके इन्वेस्टर्स को ही होता है। तो आप लोगों को कंपनी के बारे में ऐसी चीजें सबसे पहले देखनी होती है कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, जो बिजनेस करती है और उसमें कंपनी कितना ज्यादा काम कर रही है ताकि उनका बिजनेस बढ़े। बिकॉज काफी सारे कंपनीज होती है उनका बिजनेस सेट हुआ रहता है और वो कंपनी सिर्फ बिजनेस जो चल रहा है उसी को चलाने में लगी रहती है और नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचती है, तो उससे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा फायदा नहीं होता है। पर जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्च करती है और काफी नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसका फायदा आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा होता है। तो दोस्तों ये तो हुआ कंपनी के बिजनेस मॉडल से रिलेटेड एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और कंपनी पिछले 10 साल से किस तरीके के रिटर्न बनाकर दे रही है वो भी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं screener.in पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर ग्रैन्यूल्स इंडिया को देखते हैं तो कंपनी सिर्फ 9000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक की जो करंट मार्केट प्राइस है वो 367 है और ये जो प्राइस थी 2 दिन पहले हम लोगों को काफी कम देखने को मिलती थी, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 8% की तेजी आई और स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस 367 है और स्टॉक ने जो 52 वीक लो लगाया था वो 228 का था, पर उसके बाद स्टॉक में काफी बड़ी तेजी आई और स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया था 438 का। और हम लोगों को पता है काफी समय से स्टॉक में गिरावट भी हुई थी और उसके बाद कंसोलिडेशन भी हुआ है और अभी जिस लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में वो चीजें देखने वाले हैं और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो सिर्फ 16.6 का है और इस इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफी हाई होता है, बट ग्रैन्यूल्स इंडिया का जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफी कम चल रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 25.8% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 27% का है। तो अगर हम लोग ग्रोथ देखते हैं तो ग्रोथ काफी अच्छी है, पर उसके अगेंस्ट में कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफी कम है। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं ये आप लोगों को लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड करने होते हैं, बिकॉज अगर कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छी है और स्टॉक का प्राइस रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी बात होती है। बिकॉज होता क्या है, अगर आप लोग इस प्राइस पर इन्वेस्ट करते हो और अगर स्टॉक में कोई अच्छी न्यूज आती है तो इस तरीके के स्टॉक में काफी बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज वैल्यूएशन जो होते हैं वो काफी कम होते हैं और उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो काफी हाई होती है। तो लोग इस तरीके के स्टॉक में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। पर दोस्तों हम लोगों को पता, तो ये जो कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें बड़े बड़े निवेशक जो होते हैं वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो लोग इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो स्टॉक अपर सर्किट को भी लग सकता है, बिकॉज इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो काफी कम है। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे जैसे रिटेल निवेशकों के लिए अच्छे होते हैं, बिकॉज हम लोग अगर इसमें निवेश करते हैं तो काफी बड़े मूव्स नहीं आते हैं। तो इस तरीके के स्टॉक्स हम लोगों को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने होते हैं, बिकॉज हो सकता है ये कंपनी अगर कल जाकर 90,000 करोड़ की होती है तो आपके जो पैसे इन्वेस्ट किए उसको 10 गुना करेगी, तो उसके साथ साथ जो डिविडेंड मिलेगा, बोनस स्प्लिट का फायदा मिलेगा वो अलग होगा। तो यही रीजन है हम लोगों को स्मॉल कैप कंपनीज में भी थोड़ा निवेश करना चाहिए, ताकि अगर कंपनी की ग्रोथ होती है तो हमारा सबसे ज्यादा फायदा होगा। बिकॉज जो लार्ज कैप कंपनी अभी बनी है वो कभी ना कभी स्मॉल कैप कंपनी ही थी और उसके बाद उसमें ग्रो होकर उसने अपने निवेशकों को काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को भी इस तरीके के अच्छे कंपनीज के बारे में पता चले। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने मिल रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इसी तरीके के कंपनीज के एनालिसिस जो है मैं आपको फ्यूचर में भी लाकर दूंगा। तो अभी हम लोग हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कंटिन्यू करते हैं। तो स्टॉक की जो डिविडेंड यील्ड है वो सिर्फ 0.41% की है, बिकॉज हम लोगों को पता है कंपनी काफी ज्यादा अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज उससे क्या होगा, कंपनी का जो बिजनेस है वो कंटिन्यूसली ग्रो होते रहेगा। अगर आप लोगों ने इसमें कोई डिविडेंड उठा भी लिया तो आप लोग इसमें निवेश नहीं करोगे फिर से, तो आप लोगों को उसका कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है बट वही पैसे अगर कंपनी के ग्रोथ में यूज कर रही है तो उसका आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो अगर ग्रैन्यूल्स इंडिया के पॉजिटिव बातें देखी जाए तो कंपनी के जो पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है वो 35% के आसपास है। तो अगर कोई कंपनी इतने अच्छे से प्रॉफिट ग्रो कर रही है वो भी 5-5 साल के लिए, तो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस होगी वो इसी रेट से ग्रो होगी, तो उसका फायदा निवेशकों को काफी अच्छे से हो सकता है। और कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में है वो ऑलमोस्ट 20% के आसपास है। तो इस कंपनी के सेल्स में भी अच्छी ग्रोथ है और इसके प्रॉफिट में भी काफी अच्छी ग्रोथ है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कंपनी की ग्रोथ होती है। तो इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी कन्विंसिंग है। तो नेगेटिव चीजें देखते हैं तो काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें इस कंपनी में नहीं है, वो एक काफी अच्छी बात है। और अगर हम लोग यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं तो 2010 में कंपनी के जो सेल्स थे वो सिर्फ 460 करोड़ के थे, जो कि कंसिस्टेंटली बढ़कर 2021 में 3238 करोड़ हो चुके हैं। तो अगर हम लोग इस ग्रोथ को देखते हैं तो पिछले
पिछले 10 साल में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ हुई है तो वो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हो चुकी है। तो 10 साल में अगर किसी कंपनी के सेल्स 9 गुना बढ़ रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। और उसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 61 करोड़ से बढ़कर 855 करोड़ पिछले 10-11 साल में हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट्स है ऑलमोस्ट 12 गुना बढ़े हैं। तो सेल्स सिर्फ 9 टाइम्स बढ़े हैं पर उसके अगेंस्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 टाइम्स बढ़ा है। तो इससे ये पता चलता है कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी काम कर रही है। वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो थे वो सिर्फ 13% के थे, वो भी बढ़कर 26% हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डबल हो गए। तो इससे ये बात पता चलती है तो अगर कंपनी 2010 में 100 रुपए के सेल्स पर 13 रुपीज कमा रही होगी तो अभी अगर कंपनी 100 रुपए का सेल करती है तो कंपनी को 26 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों यही होता है कंपनी का बिजनेस जब ग्रो होने लगता है तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हैं, बिकॉज कंपनी जो एक्सपेंसेस कम करने लग जाती है और सेल्स तो बढ़ते ही रहते हैं। तो उसका फायदा इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे से होता है। और जो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है अर्निंग्स पर शेयर, बिकॉज अगर कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर बढ़ता है तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी बढ़ती है और बुक वैल्यू भी बढ़ने लगती है। तो कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर 2010 में 1.51 रुपीज का था वो अभी बढ़कर 22.18 रुपीज हो चुका है। तो इसमें काफी बढ़िया ग्रोथ पिछले 10 साल में देखने को मिली है। तो हो सकता है आने वाले समय में जो अर्निंग्स पर शेयर होगा वो इससे भी ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज कंपनी जिस रेट से ग्रो कर रही है अगर इसी रेट से ग्रो करती है तो अर्निंग्स पर शेयर कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ता रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर पिछले 10 साल के स्टॉक के CAGR देखते हैं तो वह 46% का और 5 साल का है 20% का और उसके साथ साथ 3 साल का जो है वो 60% का है। तो पिछले 3 साल में कंपनी के स्टॉक में तो काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है और पिछले 1 साल का जो है वो 57% का है। तो पिछले 10 साल में स्टॉक ने जो 46% की ग्रोथ दी है, अगर कंपनी इसी तरीके की ग्रोथ आने वाले 10 साल में देती है और अगर हम लोग आज इस स्टॉक में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 10 साल में कितने होंगे वो हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर और वहां पर कैलकुलेशंस करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये कंपनी आपके पैसों को यहाँ से कितना बढ़ा सकती है, इसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे वैल्यूज फील किए। तो अगर हम लोग यहाँ पर आज के दिन स्टॉक में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक का जो प्रीवियस परफॉर्मेंस था जो कि 46% का था पिछले 10 साल में, और अगर स्टॉक इसी तरीके से ग्रो होता है और हमारा जो ड्यूरेशन होगा वो सिर्फ 10 साल का भी होगा तो ये जो कंपनी आपके 1 लाख रुपीज को यहाँ पर 44 लाख रुपीज बनाकर देगी। तो आप लोग देख सकते हो आने वाले 10 साल में कंपनी आप लोगों के पैसे को कितना ज्यादा ग्रो कर सकती है। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के रिजर्व देखते हैं तो पिछले 10 साल में कंपनी के जो रिजर्व है कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, जो कि 181 करोड़ रुपीज से बढ़कर 2149 करोड़ हो चुके हैं। तो कंपनी के जो बुक वैल्यू है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द रिजर्व्स जो कंपनी बढ़ा रही है। और अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के बोरोइंग्स देखते हैं तो वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, पर पिछले 2-3 साल में जो कंपनी की बोरोइंग थी वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है बिकॉज 2019 में जो कंपनी की 991 करोड़ रुपीज की बोरोइंग थी जो अभी घटकर 750 करोड़ हुई है। बिकॉज दोस्तों अगर कोई कंपनी कर्ज ले रही है तो कंपनी को उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे करना होता है। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज कंपनी की बोरोइंग्स थोड़ी घट रही है। और अगर हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो पिछले 2-3 साल में कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो थोड़ी घट चुकी है बिकॉज कंपनी के प्रमोटर के पास पहले 44.88% होल्डिंग थी जो कि अभी रिसेंट क्वार्टर में घटकर 42.04% हुई है। तो प्रमोटर ने यहाँ पर 2% से अपनी होल्डिंग कम की है और उसके अगेंस्ट में FIS ने होल्डिंग पिछले 2-3 साल में बढ़ाई है जो कि 9.51% से जो कि बढ़कर 18.35% हुई है। पर अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में FIS के पास 23% की होल्डिंग थी जो कि अभी घटकर 18.35% हुई है। ऑल्दो यहाँ पर FIS ने माल बेचा है पर वो माल थोड़ा DIS ने खरीदा है बिकॉज DIS की होल्डिंग 1.50% से बढ़कर 2.86% हुई है और जो FIS ने माल बेचा है वो यहाँ पर DIS एंड पब्लिक ने खरीदा है बिकॉज पब्लिक की भी होल्डिंग 33% से बढ़कर 36.76% हुई है। तो इससे ये पता चल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है वो काफी बड़े बदलाव नहीं हो रहे, कभी FIS खरीद रहे कभी DIS खरीद रहे। तो इसमें फ्लक्चुएशन होते रहते हैं बिकॉज प्राइस मूवमेंट होते रहता है और जब कोई बेचता है तभी किसी और को खरीदने का चांस मिलता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो चेंज होते रहता है कंपनीज का। तो दोस्तों इस वीडियो का जो मेरा मेन एम था वो आपको बिजनेस मॉडल समझाना था और उसके साथ साथ कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो भी आपके साथ शेयर करने का था। और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस और चार्ट पैटर्न। तो उसके लिए हम लोग चार्ट्स पर चलते हैं बिकॉज जिस लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं ग्रैन्युल्स इंडिया के वनडे चार्ट्स के ऊपर। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का पैटर्न देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर जो थी काफी टाइम तक कंसोलिडेट कर रही थी और कंपनी यहाँ पर भी काफी टाइम तक कंसोलिडेट हो रही थी। ऑल्दो कंपनी यहाँ पर थोड़ा क्रैश हुई थी, इसका रीजन था पिछले 2-3 साल में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर था वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। फार्मास्यूटिकल के सारे कंपनी इसी तरीका का क्रैश में चल रही थी और उसमें काफी करेक्शन हो रहे थे, बट कोरोना पैंडेमिक के बाद इसमें काफी अच्छे से ग्रोथ हुई है। और अगर हम लोग प्रीवियसली भी देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी कंपनी में काफी बड़ा क्रैश आया था। तो चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं तो आपको ये बात पता चले। दोस्तों यहाँ पर मैंने चार्ट को थोड़ा जूम किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो सितंबर 2012 में कंपनी की जो स्टॉक प्राइस थी वो सिर्फ 23 के आसपास थी और वहां से कंपनी में काफी बड़ा क्रैश आया था। स्टॉक ने जो लो बनाया था वो सिर्फ 9 रुपए का था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये जो गिरावट थी काफी बड़ी थी बिकॉज 23 रुपीज से स्टॉक यहाँ पर 9 रुपए पर आया था। तो स्टॉक ऑलमोस्ट 60-70% करेक्ट हो चुका था। और जो लोग इस
क्रैश में डरकर कंपनी से एग्जिट कर गए थे, उनको ये कंपनी की जो बाद में रैली आई थी उसका फायदा नहीं मिला था। तो अगर आप लोगों ने किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया है और आप लोगों को कंपनी पर कॉन्फिडेंस है, तो आप लोगों को इस तरीके के क्रैश में नहीं डरना होता है और आप लोगों को किसी भी एक कंपनी में आपका कंप्लीट एलोकेशन नहीं रखना होता है। बिकॉज अगर कोई अच्छी कंपनी भी यहाँ पर क्रैश में आ जाए तो आप लोगों का कैपिटल कंप्लीटली वाइप आउट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों को आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं इस क्रैश के बाद जो रैली आई थी वो काफी बढ़िया थी और आने वाले 1-2 साल में कंपनी ने अपने निवेशकों को काफी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, फिर से एक रैली आई और स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगाया था 164 का। और उसके बाद हम लोगों को पता है स्टॉक में काफी टाइम तक कंसोलिडेशन हो रहा था और जैसे स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसके बाद जो रैली आई थी वो और भी बढ़िया थी। तो वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसके बाद काफी बढ़िया रैली आई थी। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले 1 साल में स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो हो सकता है अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे तो और स्टॉक में इस तरीके की कोई रैली आ सकती है। तो अगर हम लोग स्विंग ट्रेड के हिसाब से स्टॉक में देखते हैं तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जिस लेवल पर स्टॉक क्लोज हुआ है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके का रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो जिस लेवल पर स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इस स्टॉक के लिए। बिकॉज यहाँ पर स्टॉक ने काफी बार रेजिस्टेंस फेस किया है और वहां से स्टॉक में गिरावट होती थी। और अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक इसको ब्रेकआउट करता है तो आप लोग इसमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, जो कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए हो सकता है। और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो आप लोग किसी भी प्राइस पर इस कंपनी में थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हो। और अगर इस कंपनी में कोई भी करेक्शन होते हैं तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसका ब्रेकआउट होता है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप लोग 359 टू 360 का रख सकते हो। तो दोस्तों इस स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में आपका जो सबसे पहला टारगेट होगा वो 406 का होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि किस लेवल पर आप लोगों को फर्स्ट टारगेट रखना है। तो आप लोग 405 टू 6 के आसपास अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हो और आप लोगों को एक्जैक्टली 406 पर एग्जिट नहीं करना है। और अगर स्टॉक वहां से भी कोई अच्छी कैंडल बनाने लगता है तो आप लोग यहाँ पर 430 के आसपास नेक्स्ट टारगेट ले सकते हो। और हो सकता है अगर यहाँ पर स्टॉक कोई रेजिस्टेंस फेस करे तो आप लोग आपकी होल्डिंग बेच सकते हो। और उसके बाद अगर कोई करेक्शन आता है तो इस पर और एक वीडियो बनाकर आपके साथ जरूर एनालिसिस शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को पता चले अभी स्टॉक में आप लोगों को क्या करना है। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो रिस्क टू रिवार्ड है वो काफी फेवरेबल है। बिकॉज आपकी रिस्क जो है वो सिर्फ 3 to 4% की होगी और उसके अगेंस्ट में आपके जो टारगेट होगे वो ऑलमोस्ट 13 to 14% के होंगे। तो इस तरीके का रिस्क टू रिवार्ड अगर आप लोग आपके ट्रेड में रखोगे तो आप लोग आने वाले समय में कंपाउंडिंग का काफी अच्छा फायदा ट्रेड में ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस था ये कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज के लिए था और आप लोगों को इस कंपनी के बारे में मोर चीजें पता चले इसीलिए मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसी तरीके के एनालिसिस वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए आप लोग मार्केट फॉर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू एंड जय हिंद।